बहुत बढ़िया सर। आपसे ना हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं जी। जैसे हमें हमारी जो मुहिम चल रही है अभी, उस मुहिम के लिए हमारे पास एक लेटर आया है एक्सीलेंस डेवलपर से। उस लेटर को पढ़ने के बाद और कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम देखने के बाद ये समझ में आया कि बिल्डर ने आपको सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया जी। सर ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि हम तो जब से यही सुनते आ रहे हैं कि ये चीज़ तो संभव नहीं है, और जबकि हमें ये भी समझ में आता है कानून के हिसाब से ऐसा करना जरूरी है, लेकिन बिल्डर मना कर रहा है। लेकिन आपको उसने सेपरेट बिल कैसे दे दिया? तो आपने ये मुहिम कब चालू की थी, कैसे चालू की थी, और कैसे आप इस स्टेज पर पहुँचे? बहुत पुरानी अगर शुरुआत में देखें तो हमने पोजीशन लिया था 2010 में। 2010 में बिल्डर के पास ना इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन थे रेजिडेंशियल के। हमें जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही थी वो जनरेटर से दी जा रही थी, फिर कमर्शियल दी जाने लगी, रोड्स नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो उस समय के लोगों ने हमने मिलके एक निर्णय लिया कि हम RWA का अब एक संगठन का गठन करें, मिल के लड़ा जा सकता है, क्योंकि अकेले किसी भी तरह से ये काबू नहीं आ रहे थे, ना किसी से कोई उस तरह से बात कर रहे थे जैसे हम इनके कस्टमर हैं या हमने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो तब हमने 2010 से लेके 2012 तक काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जब समझ में आया कि इतना आसान नहीं है इनसे डील करना, तो इस संगठन का हमने RWA को एक संगठन के रूप में मान्यता ली और उसके साथ हमने लड़ाइयाँ शुरू की। तब हमें बिल्डर ने एक मीटिंग के अंदर बहुत एजिटेशन के बाद आश्वासन दिया कि उसके पास रिटन में लिख के दिया कि उसके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और 1 साल के अंदर वो हैंडओवर कर देगा एज पर AOA एक्ट। तो TP त्यागी जी थे, फेडरेशन एक हुआ करती थी RWA, वो हमारे गाइड थे। हमें पता नहीं था, हम लोग नए लोग थे, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम। हम सहारा ढूंढते थे, नॉलेज ढूंढते थे, AOA एक्ट नहीं पता थे। तो जितना नॉलेज थी उस हिसाब से हम लोग चल रहे थे। TP त्यागी जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप अगर इनके पास CC है, ये लिख के दे रहे हैं, रेपुटेड बिल्डर है, इतनी बड़ी इनकी सोसाइटीज़ हैं, कई सोसाइटी बना चुके हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे और आपको देना चाहिए। तो अगर CC है, उन्होंने प्रॉमिस किया। हमने 1 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्हें मेंटेनेंस देना हम सबके बीच में तय हो गया और हमने 2012 से इनकी मेंटेनेंस देना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे उनके वादे टूटते चले गए, हमें 1-2 साल में ही समझ में आ गया इस बिल्डर की हैबिचुअली वो झूठ बोलना, टाइम लेना या चीज़ों को मैनिपुलेट करना उनकी आदत है। तब हमने सोचा अब अधिकारों के लिए सख्ती से लड़ना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने वकीलों से अपनी नॉलेज से एजिटेशन शुरू किए, तो एक ही रास्ता नज़र आया कि इनके इलीगल किसी भी चीज़, एक्सटॉर्शन जो हो रहा है, झूठ बोल के हमसे 420 करके जो पैसे लिए जा रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो दिमाग में केवल एक ही चीज़ आई कि हमें मेंटेनेंस इसलिए देनी पड़ रही है कि वो हमें ब्लैकमेल कर देता है, लाइट कर देता है। तो हमने इसके विरुद्ध एक्शन लेना शुरू किया और उसमें क्या किया हमने, अब ये बिल्कुल नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है कि आप एक चीज़ के मद में अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो आप दूसरी चीज़ नहीं काट सकते। सपोज मैं आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ तो आप मेरी लाइट नहीं काट सकते, मेरी मेंटेनेंस बंद कर सकते। जबकि AOA एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि कंप्लीशन देने के बाद AOA बनेगी और उसके बाद ही मेंटेनेंस शुरू होगी। तो इसका मतलब है कंप्लीशन से पहले मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं है, किसी लॉ को मानने को तैयार नहीं था। तो हमने उनको पैसे देने बंद किए और लाइट ना कटने के लिए हम कोर्ट गए। तो कोर्ट ने हमें बहुत जल्दी ऑर्डर दे दिया कि हाँ ऐसा बिल्कुल सही है आपकी बात, और आप दोनों बिजली के बिल और इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग बिल होने चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस इसलिए भी अलग होना चाहिए, उस टाइम तो GST नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनके ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसका, हाँ, और वो बिल्कुल एक अलग सर्विसेज है। तो सब सर्विसेज MOU के तहत होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा दी गई एक सुविधा है जिसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ और वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोनों के बिल बिल्कुल अलग होने चाहिए थे। अब तो GST है तो GST में उसके HSN कोड वगैरह होते हैं, तो ये बिल देना ही इलीगल है, एक तरह से ये बिल प्रोवाइड ही नहीं किया जा सकता। हाँ, दूसरा, शायद जन सुनवाई पोर्टल से भी हमने देखे थे कुछ इस तरीके के
उनको डायरेक्शन दिए गए हैं बिल्डर को कि आपको दोनों के बिल अलग अलग देने हैं, क्योंकि विधि नियामक आयोग के अनुसार भी बिल्डर की ये जिम्मेदारी बढ़ती है या मेंटेनेंस एजेंसी की जिम्मेदारी बैठती है कि दोनों बिल अलग अलग देने चाहिए। तो विद्युत नियामक आयोग में यही प्रॉब्लम लेके हम गए। 2016 में हमारे पास ऑर्डर आ गया कि जी ये ऐसा होना चाहिए, और जैसे कि आपने कहा कि जनसुनवाई में भी यही होगा, क्योंकि लॉ तो एक है, लैंड ऑफ लॉ तो हमेशा एक सा ही रहता है, तो उन्होंने भी यही डायरेक्शन दिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, बिल्डर हैबिचुअली किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को इतना ओबे नहीं करता है कि वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी को पीछे रख के लॉ को माने। तो ना उसको माना गया ना इसको माना गया। तो अब हम लोग एक तरह से CGRF में हम पहला केस जीते, फिर उसके बाद CGRF में दूसरी अपील जीते, लोकपाल में लखनऊ में। अब हमारा इनकी सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से विद्युत आयोग की सुप्रीम कोर्ट की है वो, वहाँ पर केस चल रहा है। तो अब कई बार वो उनको डांट पड़ चुकी है, यहाँ के विद्युत विभाग को भी डांट पड़ चुकी है। तो अब उनके पास लास्ट समय था शायद, तो उससे बचने के लिए उन्होंने हमें सैद्धांतिक तौर पे उसके एक छोटे से क्लोज को मानते हुए हमें वो बिल दे दिए हैं, जिसकी हमारी लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही थी। और उसके अंदर भी बिलों में बहुत सारी गलतियां हैं, जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से लेनी चाहिए, जो होने चाहिए वो नहीं है। इवन देन उन्होंने ये माना कि कानून के सामने उन्हें झुकना पड़ेगा, और अब आगे लड़ाई और थोड़ी सी चलेगी, लेकिन इनको कानून की ताकत हम कोशिश करेंगे कि इनको सबक आए कि कानून से बड़े आप नहीं हैं। उस कोर्ट का निर्णय क्या केवल बिजली का अलग बिल देने तक सीमित था, या उस कोर्ट के निर्णय में कुछ और भी बातें? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे कोर्ट के निर्णय में CGRF ने बहुत क्लियरली इनको बताया है, एक कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूशन में इतना प्रॉफिट ले सकते हैं जो उनके नियम हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि आप इसको, अगर आपको बिजली काटनी है तो अगर आपके पास बिजली का पेमेंट नहीं आता है तभी आप बिजली काट सकते हैं, अदरवाइज और किसी मद में या प्रीपेड मीटर की तरह आप इसको यूज नहीं कर सकते। बिजली को ब्लैकमेलिंग की तरह आप यूज नहीं कर सकते कि मैं आप वो भी दो तब मैं बिजली काट दूंगा अदरवाइज। एक तो ये बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि आप हर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, निश्चल त्यागी नहीं, हर रेजिडेंट को का अधिकार है कि आप उन्हें बिजली के जुटाए गए पैसों का ऑडिट दें। ऑडिट दे का मतलब ये है कितना पैसा कलेक्ट किया और कितना पैसा विद्युत विभाग को दिया। बिल्कुल, अगर आपके पास सपोज X अमाउंट पावर की परमिशन है, तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी बड़ी सोसाइटी है उसमें X से ज़्यादा है, कम है, क्या है। आप अमाउंट की, अगर मीटर आपका सपोज X इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो आपके टोटल मीटर में X इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं। तीसरा, ये रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है अभी तक, ये डेवलपिंग सोसाइटी है, इसमें कंप्लीशन नहीं मिला है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर कमर्शियल काम ना चल रहा हो? तो क्या कमर्शियल का अलग मीटर लिया हुआ है? उसकी रीडिंग क्या है? मेरा अगला प्रश्न यही था। तो वो ऑडिट से क्या फायदा होता है कि ये हमारे ही मीटर से अपने काम के लिए जो लिफ्ट हो रही हैं वो कॉमन एरिया की लिफ्ट हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही हैं, लाइटें सारी रात लाइटें जलती हैं वो कॉमन एरिया की लाइटें यूज हो रही हैं, अभी तक पोजेशंस चल रहे हैं उनमें काम चलता है दिन रात, वो किसकी यूज हो रही हैं लाइटें, उसमें कोई मीटर लगा हुआ है, कोई रेजिडेंट है नहीं, वो भी कॉमन एरिया की बिजली यूज हो रही है। सारी बिजली चोरी करता है। तो गवर्नमेंट को भी चूना लगा रहे हैं कि कमर्शियल पैसे के बजाय वो रेजिडेंशियल की दर में दे रहे हैं, और वो भी खुद नहीं दे रहे हैं, हमसे दिलवा रहे हैं कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले को उजागर करने में वैसे तो देखो हमारा संगठन बनाया ही हमने इसलिए था कि हम इन चीज़ों को रोक सकें, लेकिन 2015 से अब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाए हैं उजागर। तो ये हमारा ही, हम ही रेजिडेंट्स का फेल्योर है और उनकी सफलता है कहीं ना कहीं कि उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा, उनसे रिलेवेंट चीज़ें ही नहीं पूछी जा रही। हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं कि हमारा कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें कि हमारा आज ये हो जाए, हमारी ये चीज़ ठीक हो जाए। हमें
उलझाया हुआ है छोटी चीज़ों में, बड़ा घोटाला चल रहा है। अच्छा, तो आपके पास जब बिल आ गया है तो आप बिल का भुगतान आप करोगे? देखिए, मैंने पहले बताया कि हमारा एजिटेशन हिंदुस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग बिल्डर को लाने का, तो जब तक हम खुद लॉ पे नहीं होंगे तो बिल्डर तो कैसे ला पाएंगे। ऑब्वियस है कि हम जितना इसका विरोध करेंगे कि हमसे ब्लैकमेल करके मनी को उगाही ना की जाए, उतना ही हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ हमने यूज़ की है उसका हम तर्कसंगत पैसे दें। इसी चक्कर जैसे ही बिल आए तो मैं इनके डिपार्टमेंट में गया और उनको वैसे भी कोर्ट के ऑर्डर है कि भाई ये बिजली का बिल दें तो दे, तो इनको लेना चाहिए और उसके साथ एक रिसिप्ट भी देनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिजली के पैसे दे रहा हूँ तो मैं उसकी रिसिप्ट भी लूँगा। तो मैंने मेहता जी से कहा जी पैसा देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप पैसे दे दीजिए, जी बिजली की रिसिप्ट दे दीजिए। आप कह रहे रिसिप्ट तो कुछ नहीं होती है, हम तो कूपन देते हैं। कूपन चलाना ही मतलब, कूपन का मतलब है आप करेंसी चेंज कर रहे हैं। मैं आपको 2000 रुपये दूंगा तो आप ₹1 दे देंगे जो कि SVP की या पैरामाउंट की करेंसी होगी। ये करेंसी चलाना ही इलीगल है, आप तो ऐसा कर नहीं सकते। आप तो जो पैसे ले रहे हैं उसकी रिसिप्ट दीजिए, जिस मद में ले रहे हैं उसकी रिसिप्ट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, हम तो ऐसे पैसे ले ही नहीं सकते आपसे। तो वो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं और मैं इस चीज़ को कोर्ट में रखूँगा कि ये तो अपनी करेंसी चला के भी इलीगल काम कर रहे हैं और 1000 लोग को इस तरह से इलीगल कामों में इन्वॉल्व किया हुआ है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप अपने अब हम बिल का भुगतान करने गया वहाँ पर, उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कानून सम्मत तरीके से लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा दे दो, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और हम उसमें मेंटेनेंस काटें या बिजली में जमा करें, ये आपके मेरा अधिकार नहीं है, उनका अधिकार है, जो कि बिल्कुल मेरे अधिकारों का हनन है। तो मतलब वो कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं, वो कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, बस कोर्ट के आदेश के मतलब से सजा से बचने के लिए उन्होंने एक एक्ट किया है ये कि सेपरेट बिल दे दिया। तो मतलब ये बात तो कोर्ट के आदेश से सिद्ध हो जाती है कि बिजली के साथ और किसी खर्चों को जोड़ना गलत है, जोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। तब आप एक बात ये बताइए, ये बात तो समझ में आ गई कि भाई बिजली और मेंटेनेंस अलग अलग देनी चाहिए, उसको बिल अलग अलग देना चाहिए, कानून भी यही कहता है। लेकिन अभी आप चूंकि आज की डेट में जो सोसाइटी की स्थिति है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट है नहीं, जो अभी तक बिल्डरशिप की कम्युनिकेशन से भी क्लियर है, तो इस स्थिति में मेंटेनेंस देने की क्या लीगल स्थिति बनती है? मेंटेनेंस देना जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्या सिचुएशन है? जबकि बिल्डर इस प्रीमाइसेस को अपने लिए भी यूज़ कर रहा है, अपने फ्लैट भी बेच रहा है और हमसे मेंटेनेंस भी चार्ज कर रहा है। मेंटेनेंस की स्थिति बड़ी ख़राब है, रोज़ सोसाइटियों में चोरी हो रही है, हमारे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस सब में मेंटेनेंस को लेकर क्या लीगल आपने जो समझा है अभी तक कोर्ट से या अपने वकीलों से या मेंटेनेंस एक्ट के साथ, अपार्टमेंट ओनर एक्ट के हिसाब से, उसके संबंध में ज़रा स्थिति समझाइए कि मेंटेनेंस देने की क्या सिचुएशन बनती है? देखिए, हम लोग जितने भी रेजिडेंट्स हैं, आप हों, हम हों या कोई भी हो, जो अभी नए आए हैं या जो पुराने हैं, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई, लगभग हमने एक ड्रीम के हिसाब से जो हमसे वादे किए गए उस हिसाब से हमने एक सोसाइटी में केवल रहने के हिसाब से ही नहीं पैसा लगाया, हमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी पैसा लगाया। हमारा मन था कि ये पैसा हम लगाएंगे, कल को ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसमें हमें गर्व होगा आने में, जिसमें हमारे रिश्तेदार आएंगे तो हमें गर्व सा महसूस होगा और ये एक हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा और हेल्दी चीज़ें होंगी और हम लोगों को टेंशन फ्री, बिना किसी डर के घर छोड़ के चले जा सकें, चोरियां ना हो। मतलब हमने बहुत चीज़ें हमें बताई गई थी, 3 टायर सिक्योरिटी होगी, बहुत सारी चीज़ें। दुख ये होता है, देखो कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट है, डिले चलता है। प्रॉब्लम कब होती है? जब ऐसा लगता है कि ये तो अनंत काल के लिए हम फंस गए। 10 साल छोटा टाइम नहीं है। मेरी एज लगभग 35 साल थी जब मैं यहाँ आया, आज मैं 45 साल का हूँ।
मैंने ये सोचा था, आप सभी ने ये सोचा होगा कि अब जाएंगे तो स्विमिंग किया करेंगे, मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा नहीं हुआ, वो 10 साल का होने वाला है, तो मैंने ये सोचा था कि वो स्विमिंग करेगा, बेटी यहाँ पर जिम किया करेगी, हम लोग गंगा वाटर यूज़ करेंगे, हेल्दी चीज़ें रहेंगी, एनवायरनमेंट 80% होगा। जब हमने पैसे दिए तो मैंने एक 1900 स्क्वायर फीट की कवर्ड एरिया नहीं लिया था, 1900 स्क्वायर फीट बाई 10 फीट का एक फ्लैट नहीं लिया था, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। मैंने 1900 स्क्वायर फीट के फ्लैट के साथ जॉगिंग ट्रैक खरीदा था, मैंने 1900 स्क्वायर फीट के साथ गंगा वाटर खरीदा था, मैंने 1900 स्क्वायर फीट के फ्लैट के साथ टेनिस कोर्ट खरीदा था, मैंने जिम खरीदा था, मैंने 80% ग्रीन भी खरीदी थी, मैंने कम डेंस रेजिडेंस खरीदे थे जिसमें 900 फ्लैट्स थे केवल। मैंने बास्केटबॉल वो खरीदा था, एक कोर्ट खरीदा था कि वहाँ पर हम टेनिस और टेबल टेनिस और बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेला करेंगे। चीज़ें हमें फ्लैट दे दिया गया, ना रोड दी गई प्रॉपर, ना जॉगिंग ट्रैक दिया गया। अब अगर आपने सभी चीज़ों का पैसा एक साथ दे दिया है लेकिन आपको किस्तों में चीज़ें दी जा रही हैं और फिर उस पर ये कहा जाए कि आप मेंटेनेंस भी दो, यहाँ रहने का किराया भी दो या इस चीज़ों को मेंटेन करने का भी दो, तो ये बिल्कुल ही तर्कसंगत ही नहीं है, ये कानून सम्मत भी नहीं है, क्योंकि हमारी एओए एक्ट भी मना करती है इस चीज़। उनको एक डेट देनी होती है बिल्डर को और तब तक कंप्लीशन होना चाहिए। डिले चल सकता है 1 साल 2 साल माना जा सकता है, लेकिन कौन सी धारा है जिसमें ये कहा गया? और 4 जो धारा है, 4 धारा के अंदर हमें बिल्डर के द्वारा क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दी गई है। उसमें बिल्डर ये तय करेगा कि जब वो कंप्लीट हो जाए सोसाइटी तब वो लोगों को बसाए, ठीक है। हमें बसाया गया फोर्सफुली कि अगर आप पोजेशन नहीं लोगे तो आपको 24% ब्याज देना पड़ेगा 5 रुपए स्क्वायर फीट की पेनल्टी के ऊपर। पहले तो 5 रुपए स्क्वायर फीट पर मंथ पेनल्टी दो, फिर उसके ऊपर 24% ब्याज दो अगर आप डिले करते हो। तो हम कहाँ से देंगे वो? तो आप मजबूरी में आप फ्लैट लोगे, सुविधाएं नहीं है तो उसमें शुरू में कहा कि जी मैं सब चीज़ें अपने आप दूंगा, आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देनी जब तक कंप्लीशन नहीं होता। फिर झूठ बोल के कंप्लीशन बताया कि कंप्लीशन हो गया, मेंटेनेंस देना शुरू करो, पता चलता है सब कुछ फ्रॉड है। तो हमारा मानना ये है कि जब तक वो मुझे पूरी की पूरी चीज़ें जो मेरा पैकेज था वो सारी की सीधे ना दे, इसका मतलब शॉर्ट में कंप्लीशन ना दे, तब तक वो हमें फ्री में यहाँ पर पूरी सोसाइटी को मेंटेन करने का उत्तरदायी है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं और इस बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपने एक थाली का ऑर्डर किया, ठीक है, नॉर्थ इंडियन थाली, चाइनीज थाली, कोई भी ऑर्डर किया। अब आपके पास रेस्टोरेंट का बंदा आता है, थाली रख देता है और एक सब्जी डाल देता है। आप उस सब्जी को खा लेते हैं क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि दूसरी आए, फिर वो 1 घंटे बाद दूसरी सब्जी ले आता है, वो डाल देता है। एक साथ पैसा दिया आपने, सारी चीजें एक साथ लाने का आपको मन में था कि भाई मेरे साथ ऐसा ही ड्रीम होगा, बताया भी ऐसे ही गया। हाँ बिल्कुल सही है, वीडियो बना के बताया भी गया ऐसी थैली मिलेगी जी, ऐसा ऐसा बढ़िया होगा, ठीक। अब 1 घंटे बाद दूसरी सब्जी आ गई, फिर 2 घंटे बाद आपके पास 2 रसगुल्ले आ गए, मिठाई आ गई, फिर डेजर्ट आ गए आपके पास, और उसके बाद आप 24 घंटे से वेट कर रहे हो कि रोटी आ जाए। हाँ सही है। अब आपका जो रेस्टोरेंट वाला है वो कहता है जी ये 1000 रुपए का बिल दे दीजिए, वो आप पैसे पहले दे चुके हो, वो किस लिए? वो हर घंटे आपके पास आता है और कहता है कि 500 रुपए या 200 रुपए का ये पेमेंट कर दीजिए। किस लिए? एसी चल रहा है, साफ सफाई कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दोगे आप तो इज इट वैलिड? नहीं है। आपने एक साथ पैसा दिया, आपने पूरे पैकेज के लिए पैसा दिया, अब आपको वो धीरे धीरे दे रहा है, अब मेंटेनेंस के पैसे भी ले रहे हैं कि जी मुझे साफ सफाई करनी पड़ रही है, ये क्या फ्री में आएंगे जो साफ सफाई वाले हैं, ये वेटर क्या फ्री में है? मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ों को उस तरह से मैं समझना और समझाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इसके बाद भी ये समझने को तैयार नहीं है कि क्यों हम मेंटेनेंस ना दें। इसलिए मेंटेनेंस ना दें क्योंकि हमें पूरा पैकेज एक साथ देना है, उस डेट को देना है, वो नहीं दे रहा है, अब उसे तब तक मेंटेन भी करना पड़ेगा, एसी भी चला के रखना पड़ेगा जब तक वो सारा ना दे, और ऐसा भी हो सकता है उसे पैसे भी वापस करने पड़ जाएं कानून सम्मत तरीके से अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं है।
अच्छा। लेकिन इसके साथ अगर दुख तब होता है कि आपका गार्जियन बैठा हुआ है और वो आपको ये गाइड करे, नहीं यार इसके खर्चे तो हो रहे हैं, पैसे दे दो, तो एओए की जिम्मेदारी भी बनती थी कि वो ये कहते नहीं, मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। एओए एक्ट पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, हमारे खुद के अधिकार हैं, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर अभी भी हम लोग खड़े नहीं होंगे, अगर अभी भी रेजिडेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे कि जब तक उसको मेंटेन करने के पैसे देते रहेंगे तो वो रोटी 24 घंटे क्या 48 घंटे भी नहीं आएगी, क्योंकि किस्तों में वो कमाई कर रहा है, आपके बैठने से कमाई कर रहा है। नहीं सर, आपकी बात हम समझ रहे हैं, और अब जो समय निकल गया वो तो पास समय है, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन आज की डेट में हम ये एजुकेशन जो कर रहे हैं वो शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के ये बात समझ में आ गई है कि बिल्डर जो ले रहा है वो गलत ले रहा है। लॉजिकली तो मैं आपकी बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुका हूँ। कानून के हिसाब से भी बिल्डर मेंटेनेंस नहीं ले सकता। बिल्कुल। ये अपार्टमेंट ओनर एक्ट में किधर लिखा हुआ है, कौन सा सेक्शन? हमारा सेक्शन 2 में सेक्शन 2 में बिल्डर के सारे नंबर 1, आप अगर चैप्टर 2 में जाएं, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रोमोटर्स, उसमें 4th का सब सेक्शन 2 का बी है, जिसमें मैं इसको इसके साथ साथ मेंटेनेंस के साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है। बिल्डर शुड डिक्लेयर द पेनल्टी ऑफ डिले इन कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डर को कंप्लीशन करने तक पेनल्टी देनी। तो अब हमारी नॉट पोजीशन, द थिंग इज, अब आप एओए एक्ट पढ़ो तो पोजीशन कैन बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन। ओके। अभी बिल्डर क्या तर्क देता है कि जी आप लोगों ने जबरदस्ती की, जबकि हमें लेटर दिया गया कि अगर आप नहीं लोगे पोजीशन, क्योंकि पोजीशन उसने लिखा था, तो उसने अपनी पेनल्टी से बचने के लिए हमें अवैधानिक तौर पे मजबूर करके पोजीशन देने दिया, क्योंकि उसने ये लिख के दिया था कि आप पोजीशन लो, मेरी फ्लैट रेडी है, और अगर नहीं लोगे तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, इतने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हम लोग उस टाइम इतना ज्ञान भी नहीं था, उतना लॉ पढ़ने के बाद भी सारे परेशान थे, क्योंकि किसी के पास लोन था, कोई किराया दे रहा था, और उसके ऊपर इतना कैसे, उसके ऊपर आगे बर्डन आ रहा था, वो कैसे बर्डन को झेलेगा। और पढ़ते ही लोग डर जाते हैं, है ना। तो आदमी, सब लोगों ने लिए हैं पोजीशन, कुछ लोगों ने थोड़े दिन विरोध किया, फिर भी लिया, क्योंकि उन्होंने पेनल्टी देनी पड़ रही थी और वो सेटल कर रहा था। और हैरेसमेंट ये था कि हम लोग पैसा दे चुके हैं तो कब तक रुकें, वो नहीं देगा और पेनल्टी ले देगा तो वो भी देनी पड़ेगी, हम कैसे बचेंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमें मजबूर होकर लेना पड़ा। लेकिन उसे तब तक पेनल्टी देनी है हमें जब तक कि वो कंप्लीट नहीं करता। अगर वो सीसी आज लेगा तो आज तक पेनल्टी देगा। अब आई डोंट नो कि हमारे केस के अंदर ये कहीं पर लिखा गया, जितना मैंने पढ़ा है पूरा केस, मैंने हमारी RWAOA के द्वारा दिया गया जो केस है हाई कोर्ट में, उसको पढ़ा है, वहाँ कहीं नहीं मांगी गई कोई पेनल्टी। ये बहुत ही विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों, पेनल्टी हमने कुछ नहीं मांगी है। और दूसरा, जो आप मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने मेंटेनेंस को लीगल वे में आपको बहुत अच्छी तरह एक रेस्टोरेंट का उदाहरण देके समझाया। मेंटेनेंस के पॉइंट आप बता रहे थे। यस, तो मेंटेनेंस हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये मैंने रेस्टोरेंट के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझाया कि रेस्टोरेंट मतलब तब तक हम नहीं देंगे जब तक पूरी थाली नहीं आ जाएगी। पूरा सोसाइटी आप कंप्लीशन कर दो, यही एओए में लिखा हुआ है, इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि कंप्लीशन कर दो। मैं सेक्शन और बता देता हूँ आपको किसमें बोला हुआ है। द प्रमोटर शेयर मेंटेन द कॉमन एरिया and facilities till the association is formed in accordance with the condition laid down in subsection 2 of section 14। तो जब तक हमारी एक्चुअली है क्या, तब मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देता हूँ कैसे कैसे इनको करना है। बिल्डर का उत्तरदायित्व है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो बिल्डर का उत्तरदायित्व है कि वो रेजिडेंट्स को पोजेशन दे, वो तब दे जब उसका कंप्लीशन हो, ठीक। तो इलीगली उन्होंने हमें मजबूर करके पोजेशन दिया। दूसरा, जब पोजेशन 50% अब 60% हो गया, 60% हो जाए तो वो खुद इनिशिएट करे रेजिडेंट्स के साथ मिलके एओए को फॉर्म करने में। तो उसके लिए 1 साल का समय दिया गया है, 1 साल तक आपको एओए बना देनी है। अब ये जो
प्रोसेस है, ये जब तक आप कंप्लीशन नहीं कर लेते तब तक आप मेंटेन करोगे। सब सेक्शन 2 ऑफ 14 सेक्शन 14 आप एओए नहीं बनाते तब तक आप मेंटेन करोगे। तो इस अभी तक हम उस सेक्शन की तरह से एओए बनवा ही नहीं पाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि कंप्लीशन लेने के बाद पोजीशन होगा, उसके बाद अगले 1 साल में बिल्डर एओए बनाएगा, बनाने में मदद करेगा और एओए के बाद वो एओए को हैंडओवर करेगा और तब से एओए मेंटेन करेगा। तो तब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक बिल्डर को मेंटेन करनी पड़ेगी चाहिए। तो हमारे केस में कंप्लीशन चूंकि अभी नहीं आया है, तो नाउ इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिल्डर टू मेंटेन द सोसाइटी। एओए है, लेकिन जब तक कंप्लीशन लेने के बाद ही वो हैंडओवर कर सकता है और हैंडओवर के बाद ही रेजिडेंट्स की लायबिलिटी शुरू होगी टू पे द मेंटेनेंस। बिल्कुल। एक और चीज मैं बताऊंगा, आपने बताया एओए है, एओए नहीं है। अच्छा, ये एक संगठन है। ये देखो, एओए का 2 तरीके हैं। इस अकॉर्डेंस टू एओए एक्ट हम अभी वो चीजें पूरी नहीं कर पा रहे जो जिस सेक्शन के को ओबे करके हमें एओए बनानी है। तो आपका ये कहना है क्योंकि हमारी जो एओए बनी हुई है वो एज पर सेक्शन 14(2) नहीं है, इसलिए हम उसको एओए नहीं कह सकते। इसलिए वो उस तरह की एओए नहीं है जो मेंटेन कर सके। वो उस तरह की एओए, वो संगठन तो है लेकिन वो आपकी फाइट लड़ने के लिए संगठन है, ना तो रेजिडेंट्स उसको पैसे दे रहे हैं। हमने एक फीस देके एक संगठन बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? जिससे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, लोगों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो है। लेकिन अभी अपार्टमेंट ओनर एक्ट के हिसाब से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो एओए नहीं, एओए को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा सकती और इसीलिए सेक्शन में ये लिखा हुआ है 1 साल के अंदर हैंडओवर करना है। वो हैंडओवर ना जीडीए करवा पा रही है, ना बिल्डर करवा पा रहा है, ना एओए ले पा रही है और वो कोर्ट भी नहीं करवा पा रहा। वो रीजन इसलिए है कि सीसी नहीं है, क्योंकि मूल पॉइंट ये है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी नहीं जी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा, एक कुछ लोगों की समस्या ये भी आ रही है, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसे अलग अलग बिल की बात कर रहे हो, कल को जब एओए बन जाएगी तो हो सकता है लोग आप मेंटेनेंस ना दें, जो आज आप बिल्डर के साथ एजुकेशन कर रहे हो वो कल बनने वाली एओए को भी समस्या आ सकती है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही वैलिड सा भी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पेचीदा सा भी क्वेश्चन है। बहुत चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है इस चीज़ में, क्योंकि ये इंडिविजुअल के व्यवहार पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन सीधा ही इंडिविजुअल के व्यवहार पे डिपेंड करता है। लेकिन अधिकारों की मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति एओए के पैसे नहीं रोक सकता। एओए के पास इतने अधिकार दिए गए हैं कि वो बिल्डर कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकती है इसी अपार्टमेंट एक्ट में। और दूसरी बात कि क्या हम ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, रह रहे हैं। मैं आपको एक, पता नहीं लोग अभी कितनी सोसाइटीज़ में नई बनी हुई या नई हैंडओवर हुई या जेन्युइन सोसाइटीज़ में जा रहे हैं। मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ का नाम जानता हूँ जिसमें 3 बिल दिए जाते हैं, 2 नहीं दिए जाते। अच्छा, 3 बिल दिए जाते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडी है, दूसरा मेंटेनेंस जो कि कोई मेंटेनेंस एजेंसी कर रही है या एओए कर रही है, तीसरा अलग बिल है वो है पावर बैकअप। अच्छा, तो ये जेन्युइनली 3 ही होने चाहिए। हमने कोर्ट में केस डाला है इलेक्ट्रिसिटी के, तो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और अन्य मद अलग अलग होने चाहिए, उन्होंने यही कहा है। लेकिन मेंटेनेंस और पावर बैकअप भी अलग अलग देते हैं और वहां सब लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं। देखिए, आप इंडियन व्यवहार को पुराने वे में ना लें। मैं आज की डेट में बताता हूं कि हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह कमर्शियली बहुत मैच्योर। अगर हम 100 रुपए की चीज़ लेते हैं तो हमें आप पिछले कुछ सालों में बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन काम कर रही हैं और वो ये कहती हैं आप मोबाइल ले लो, 15 दिन यूज़ करो, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस दे दो। कितने वापस जाते हैं?
और कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं कि हमने यूज कर लिया 15 दिन, वो कहती हैं कपड़ा ले लो 15 दिन यूज करो उसके बाद वापस दे दो। कितने लोग कहेंगे मैं अपनी वो पार्टी यूज कर लूं और फिर वापस कर दूं। हम लोग बहुत मैच्योर लोग हैं, हम लोगों को इस शक की निगाह से देखना ये बहुत इनजेन्युइन बात है। हम लोग अगर कभी भी एएम हम किसी से मेंटेनेंस ले रहे होंगे तो हम पैसे देंगे। दूसरी बात, जब हम ऐसे आदमी को पैसे दे रहे हैं पिछले 10 साल से जो कि मेंटेनेंस ना लेते करते हुए भी पैसे ले रहा है, अपनी बिल्डिंग बना रहा है, हमारे पैसों से उसमें लाइट यूज कर रहा है, सारा कंस्ट्रक्शन हमारे पैसों से कर रहा है, हमें उससे भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं जितना मीटर में आ रहा है, जितना उसने पास किया हुआ है। उसके साथ साथ वो अपनी मटेरियल की सिक्योरिटी कर रहा है, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी मटेरियल की भी सिक्योरिटी करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके लिफ्ट उसके लिए यूज हो रही है, मटेरियल जाता है कि नहीं जाता। तो जब हम उसको पैसे दे रहे हैं तो हमारी इतनी ये थोड़ा सा बहुत डिग्रेड करना हो गया हमारी इंटीग्रिटी को कि हमें ये सोचा जाए कि हम जो काम हम लोग पैसे नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का मत है। अपने ही लोगों को एक तरह से कटघरे में अपने लोगों को तो चोर मान रहे हैं, जो चोर है उसको हम कह रहे हैं कि इसे पैसे देते रहो। ये बिल्कुल ही बहुत मतलब ऐसी सोच है जिसमें दया आती है। ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं? अब आपको कैसा लगता है ये मुहिम कैसे आगे बढ़ेगी और अब इसमें क्या और किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा था कि अब हम इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके मतलब जो हमारी थॉट प्रोसेस है या हम जिस जगह पहुंचना चाहते हैं उस जगह पहुंचने के लिए अब हम क्या सोच रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे उस स्थिति में? आपका बहुत वाइड क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन ही बहुत वाइड हो गया, बहुत लंबी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन ईश्वर की कृपा से जो एजिटेशन है वो छोटा है, उसमें दो ही चीज़ें हैं। एक तो हम ब्लैकमेल होकर पैसे नहीं देंगे, दूसरा हम गलत मद में पैसे नहीं देंगे। जिसका जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, हम पैसे देने के लिए तैयार। छोटा सा है, लेकिन हमने ये एजिटेशन किया इसलिए है कि हमारी इन्वेस्टेड मनी, हार्ड अर्न मनी, उसको वैल्यू मिले, और यही सभी का उद्देश्य है। आई थिंक हम इस सोसाइटी को बचा सकें। अगर इसी तरह से रही तो बिल्डर पूरी तरह से केवल प्रॉफिट कमाने की एक संस्था है, उसे केवल प्रॉफिट चाहिए, तो वो आपसे पैसे लेता रहेगा। पता आपको अभी चला होगा, हमें काफ़ी दिनों से पता है, क्योंकि हमारी विद्युत विभाग में लड़ाई हो रही है कि ये कभी पैसे पूरे देता ही नहीं है। तो वो पैसों को अब कब्जा के रखेगा और जब जाएगा तो आपके ऊपर लाइबिलिटीज छोड़ के जाएगा, चाहे वो कैसे भी करेगा, किसी भी कंडीशन में करेगा। तो अब आपके पास 2-3 तरीके हैं सोसाइटी को, जिस कंडीशन में मेंटेनेंस है, जिस कंडीशन में बिल्डर कंप्लीशन नहीं कर रहा है, जिस कंडीशन में बिल्डर ऑर्डर्स नहीं मानता है, कोर्ट के भी, और संस्थाओं को तो कुछ मानता ही नहीं है। जीडीए वीडीए, आप एसपी डीएम, उनके लिए कुछ नहीं वैल्यू रखते। तो जो कोर्ट की ऑर्डर नहीं मानता, तो आप ऐसे लोगों से इन्वेस्टमेंट दे चुके हो करोड़ों रुपए, जो इस तरह के नेचर के। अब उनसे सोसाइटी कैसे बचाई जाए? सोसाइटी बचाने का एक तरीका है कि हम बिल्डर को भागने ना दें। और भागने ना देने का क्या तरीका है कि हम उनको इन्वॉल्व रखें कि आपकी ये कमी है और आपको सजा होगी। तो मुझे बहुत हर्ट ये हुआ कि एक मुहिम चलाई गई कि RWA हैंडओवर ले ले। RWA ने कुछ पैसे मांगे कि हम गार्डनिंग शुरू करेंगे और हम धीरे धीरे चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे। वो बहुत ही गलत वे हो जाएगा। हम एक तरह से बिल्डर को एक पैसेज दे देंगे, उसकी सारी लीगल लायबिलिटीज अपने ऊपर ले लेंगे। कल को कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बोल देगा कि जी मेंटेन तो ये कर रहे थे, इन्होंने गलत मेंटेन किया, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो वो किसी भी तरह से हमें नहीं होने देना चाहिए। अगर रेजिडेंट सभी बहुमत इस पक्ष में हो, हमें हैंडओवर क्या लेना है? हमें लेना है तो पूरा ही लेना है। हैंडओवर लेना है मतलब सीसी होनी चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना है, तभी हैंडओवर ले सकते हैं बाय लॉ भी। अदरवाइज आप उसे पैसेज देंगे, अदरवाइज आप अपने आप को लीगल चीज़ों में अपनी जिम्मेदारी बना लेंगे उसकी गलतियों में। तो हमें अगर जिसे वो हैंडओवर कह रहे हैं वो लेना है तो हमें किसी पेपर की जरूरत नहीं। क्यों ना हम पैसे, जैसे हमने एओए में 1500 रुपए इकट्ठे करके एक पूरी संगठन खड़ा कर दिया जिसके पास आज लाखों रुपए हैं, तो क्या हम लोग
एकदम एक शॉट में चेंज नहीं कर सकते कि हम आप तुम्हें पैसे नहीं देंगे, और हम अगर वो नहीं मेंटेन कर रहा है तो हम खुद मेंटेन करेंगे। बिल्डर को निकालने का एक तरीका है कि उसके इंटरेस्ट को बंद कर दिया जाए। उसका इंटरेस्ट कैसे होगा खत्म, कि हम उसके मेंटेनेंस या जो उसकी इनकम है उसे बंद कर दें। जब हम उसे 50 लाख रुपए दे रहे हैं और उसमें से वो 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो क्यों जाएगा? जैसे मैंने बताया, रेस्टोरेंट में अगर आप मेंटेनेंस दे रहे, उसको हर घंटे का बैठने का पैसे दे रहे हो, तो वो आपको रोटी क्यों देगा? वो 4 दिन चलाएगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें उसे मेंटेन करना। अब हम आपने सब लोगों ने एक मुहिम शुरू की, एक पूरा संगठन बनाया फाइट फॉर राइट के हिसाब से। मैं आपको बता रहा था एक इवेंट के मेहता के पास में गया, जैसे ही मेरे पास मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल अलग आए, तो मेहता के हम पास गए, तो उन्होंने कहा कि भी मैं पैसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने वार्तालाप में मैंने उनसे कहा कि भाई आप इस चीज़ को ओबे क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लीट करें और चले जाएं, तो हम लोग मेंटेन कर ही लेंगे, ये आप कंप्लीशन तो करवाएं। कह रहे त्यागी जी ये मेरा विषय नहीं है कि कंप्लीट होता है, वो पैरामाउंट नहीं करेगा, वो तो बिल्डर करेगा, आप उन्हीं से बात करिए। मेरा जो विषय है वो ये है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप इतने दिन लड़े, अकेले लड़े, पूरी फाइट की, मैं उसे सही मानता हूँ। उसने शब्दों में कहा, मैं उसे सही मानता हूँ। लेकिन आपका जो ये संगठन है, इसमें से भी 40% लोग ऐसे हैं जो रिचार्ज करा रहे हैं। तो ये मुहिम क्या है? तो जब आप रेजिडेंट्स की हमें चाहते हो, तो हम तो सर्विसेज देंगे, क्यों नहीं देंगे? आप 10 अगर कुछ माइनॉरिटीज को पसंद नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी हमें ही चाहती है, तो हम क्यों ना देंगे सर्विस? तो बात यह है कि आप एजिटेशन में हो या नहीं हो, उसके मूल सिद्धांत से जुड़े हुए हो कि नहीं हो। मूल सिद्धांत क्या है कि बिल्डर की इनकम खत्म करनी। मूल सिद्धांत क्या है कि हमें अपने सोसाइटी में अगर हैंडओवर मेंटेन करना पड़े तो हम मिलके करेंगे। हम अंग्रेजों का हम आपस में लड़ मर लेंगे, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी। तो हमें बिल्डर नहीं चाहिए, हम आपस में कर लेंगे। हम इतने जेन्युइन लोग हैं, अगर सही होगा तो पैसे देंगे। बिल्डर को दे रहे हैं तो क्यों नहीं संस्था को देंगे? उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हमारा, मैं शॉर्ट, अगर एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबे हैं, शॉर्ट में बताऊं तो हमें बिल्डर की इनकम खत्म कर देनी चाहिए, मेंटेनेंस बंद कर देनी चाहिए, एक शॉर्ट में कर देनी चाहिए। लेकिन वो लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेजोरिटी अभी भी बिल्डर को अपने को कंफर्ट में रखना चाहती है, वो चाहे कैसे भी रह रही है। तो वो चेंज, और ये लॉ भी है कि चेंज से विरोध होता है। तो हमें किसी तरह सारे पैसे एक जगह इकट्ठे करके खुद मेंटेन करना चाहिए, और कोर्ट से वो पैसे वापस लेने चाहिए अगर वो मेंटेन नहीं करता। नंबर 1, उसकी मेंटेनेंस बंद कर देनी चाहिए, उस पर प्रेशराइज करना चाहिए। 1000 लोगों की बात बिल्डर सुनेगा, तो 1000 लोग खड़े होंगे, मेजोरिटी बाहर खड़ी होगी, मेजोरिटी एक बात कहेगी, तो हमें बिल्डर को तर्क संगत तरीके से मेंटेन करने के लिए मजबूर करना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं करता है तो हमें एक संस्था में पैसे इकट्ठे करके अपनी सोसाइटी को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत गट्स की भी ज़रूरत है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ की भी ज़रूरत है, बहुत मेहनत की भी ज़रूरत है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इतनी सारी सोसाइटीज़ खुद मेंटेन कर रही हैं, तो हम 1000 लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं बहुत पॉजिटिविस्ट हूँ। तो अल्टीमेटली मानना यह है कि बिल्डर की जो कमाई हो यहाँ से पहले उसको रोका जाए। दूसरा, अगर और बिल्डर को मजबूर किया जाए कि वो कानून के अनुसार सोसाइटी को मेंटेन करे जब तक कि कंप्लीशन नहीं हो जाए। अगर बिल्डर ऐसा कहने से मना करता है तो सोसाइटी को एओए के संगठन के तले चलाया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में कंप्लीशन सर्टिफिकेट का क्या होगा और कैसे होगा? कंप्लीशन देखो एक्चुअली है क्या, कंप्लीशन देना बिल्डर की जिम्मेदारी है। मैंने आपको पहले एक क्लॉज पढ़ाया था और मैं उसे दोबारा रिट्रेट कर देता हूं आपके सामने। बिल्डर की ड्यूटीज में 4 नंबर चैप्टर 2 में 4 नंबर धारा के अंदर बी है 2B, बिल्डर शुड डिक्लेयर द पेनल्टी ऑफ डिले इन कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। तो उन्होंने डिक्लेयर तो की हुई है, मेरे उसमें 3 रुपए पर स्क्वायर फीट लिखी हुई, कब तक करनी पड़ेगी? कंप्लीशन तक। तो कोर्ट में मुझे वो
अगर मैं कोर्ट में एक केस और हम लड़ रहे हैं, उसमें हम जीतते हैं, तो वो आज तक की पेनल्टी देंगे, जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक की पेनल्टी देंगे। तो अगर वो डिले करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ढंग से केस लड़े जाएं। मैं पिछले कुछ टाइम में 3 केस जीत चुका हूँ। तो अगर ठीक तरीके से केस लड़े जाएं, उन पे पेनल्टीज ली जाएं, तो वो डिले जितना करेगा उतना पेनलाइज होगा। जब तक उसको के अंदर ये डर नहीं होगा तब तक वो कंप्लीशन नहीं करेगा। तो मेंटेनेंस से कंप्लीशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बड़ा क्लियर है कि मेंटेनेंस हम अपने हाथ में ले लें, अगर बिल्डर उसको मेंटेन करने से मना करता है, और कंप्लीशन के लिए कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर दबाव दिलवाया जाए कि वो कंप्लीशन दे, और जब तक कंप्लीशन नहीं देगा वो तब तक लोगों को पेनल्टी दे, क्योंकि उसके ऊपर जब फाइनेंशियल कंपल्शन आएगा तो वो मजबूर हो जाएगा कि इस सोसाइटी का कंप्लीशन जल्दी से जल्दी लेके दे। बिल्कुल। और जब तक बिल्डर इसको प्रॉमिस नहीं करता और जब मेंटेनेंस हमारे हाथ में आ जाएगी, तो शायद हम कुछ और अन्य तरीकों से भी बिल्डर को मजबूर कर सकते हैं कि वो इस बात को माने। लेकिन हमारे बस हमें लीगल थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, उन्हें पेनलाइज करना पड़ेगा। हमें जो हमारे अभी के केस चल रहे हैं वो बिल्कुल भी डराने वाले नहीं हैं, वो मतलब बिल्कुल, और थोड़ी कई चीज़ों में हेल्प भी कर रहे हैं बिल्डर को। मैं जो केस लड़ रहा था उनमें कई जगह मुझे पीछे हटना पड़ा अपने क्लॉज में, क्योंकि वो केस हायर अथॉरिटी में चल रहा है और उसमें ये मांगा गया कंप्लीशन मांगा। तो कंप्लीशन मांगना नहीं चाहिए, कंप्लीशन तो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसे देना ही है, उस पर पेनलाइज करवाना चाहिए। अगर वो कंप्लीशन नहीं दे रहा है तो उसके एवज में वो कंपनसेशन दे। कोई कंपनसेशन मांगा ही नहीं है हमने हाई कोर्ट में। जब हम कोई चीज मांग ही नहीं रहे तो हम जीत भी जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? कंप्लीशन। कंप्लीशन तो उसको देना ही है। अगर वो कंप्लीशन डिले कर रहा है तो हमने क्या मांगा? अगर हम पूरा कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो भी हमें केवल कंप्लीशन मिलेगा 20 साल बाद। तो अगर हम पूरे अपने डिस्कशन को समअप करें तो अल्टीमेटली बात ये है कि बिल्डर से हमें सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेंटेनेंस बिल लेना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम देंगे जैसा हमारा जो भी कंजम्पशन होगा, और उसकी रसीद बिल्डर इशू करे। मेंटेन करने की बिल्डर की जिम्मेदारी है जब तक कि वो कंप्लीशन ना देता है। अगर बिल्डर मेंटेन करने से मना करता है या अपनी बाध्यता दिखाता है तो हमें AOA के तहत सोसाइटी को मेंटेन करना चाहिए, और बिल्डर पे कंप्लीशन ना होने के लिए उसके एवज में वो सारे लोगों को पेनल्टी दे, इसका एक केस डालना चाहिए AOA के क्षेत्र के तले, ताकि जितने भी रेजिडेंट हैं वो सब उससे लाभान्वित हो सके, और बिल्डर इस बात के लिए मजबूर हो सके कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीशन कराए और इस सोसाइटी को बिल्डर के पंजों से मुक्त कराए। बिल्कुल बिल्कुल। आप संजय जी सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं आपको, और जब तक हम पेनलाइज, केवल हमें CC के लिए ही पेनलाइज नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने जो पहले लैंड थी उनमें से एयरफोर्स ने लैंड ले लिया तो हमारा लैंड रेशो कम हो गया है, उसके भी लिए भी पेनलाइज करना है। उन्होंने मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं की है, उसके लिए भी पेनलाइज करना है। उन्हें हमें जो सुविधाएं देनी थी वो सुविधाएं हमें 10 साल तक नहीं मिली हैं, उसके लिए भी पेनलाइज करना चाहिए। उसकी हमें क्षतिपूर्ति मांगनी चाहिए कि मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन के बीच में रह रहे हैं। फेफड़ों की 66% एक सर्वे आया है, उसमें 66% बच्चों में फेफड़ों की बीमारियां कंस्ट्रक्टेड एरियाज में प्रदूषण में सांस लेने से हो रही हैं। तो मेरे बच्चों को जो हानि हो रही है उसकी भी पेनलाइज करना है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमने कोर्ट के अंदर कोई भी पेनल्टी नहीं डलवाई हुई। चलो तो वो चीजें डाल के शायद समय दिया, और आपसे बातें करके बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हुई, और आगे भी अगर हमारे समाज दिमागों को और नए सिस्टम उभरेंगे तो हम आपसे समय लेकर उसका भी जवाब लेंगे। बिल्कुल, सोनाइस हमेशा आप सभी के साथ हैं, क्योंकि संगठित होके ही शायद इससे जीता जा सके। जी बिल्कुल।